नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज बात सबसे पहले मुख्तार के मालिकाना हक की, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स की कसम खाते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया। मतलब मऊ से उनका टिकट काट दिया है और अब मुख्तार को नए मालिक की तलाश है। यानी कि 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला मुख्तार इस बार किसकी ध्वज तले चुनाव लड़ेगा। हालांकि मुख्तार के लिए मालिकों की कमी नहीं है, क्योंकि जीत और सिर्फ जीत से प्यार करने वाले दलों के लिए मुख्तार जरूरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मजबूरी है। ये रिपोर्ट। मुख्तार से माया का किनारा, कौन बनेगा बाहुबली का सहारा। बसपा के भीम वर्सेस ओवैसी के मीम। मुख्तार पर किसका मालिकाना हक। 4 राज्य, 12 जनपद, 23 थानों में दर्ज 52 मुकदमों के मालिक मुख्तार अंसारी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने किनारा कर लिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब माया ने मुख्तार या किसी बाहुबली या माफिया छवि वाले नेता से किनारा किया हो। वो वक्त वक्त पर अपने नफा नुकसान के हिसाब से ऐसा करती रही है। मुख्तार के साथ ये तीसरी बार है। ये भी बहुत अच्छी खबर है कि अब राजनीतिक दल के लोग इस बात को संज्ञान ले रहे हैं कि जनता की जो अपेक्षा है और जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएँ और इस तरह के आपराधिक लोग छवि के लोग को दूर रखें, तो इसमें आज। लेकिन राजनीति का एक सनातन सच ये भी है कि मायावती ही मुख्तार जैसे बाहुबली नेताओं की शरण स्थली रही है। लेकिन अब मुख्तार से माया के किनारे और भीम राजभर को मऊ से चुनाव लड़ाने के ऐलान ने चर्चा तेज कर दी है कि मुख्तार पर मालिकाना हक किसका होगा। यानी वो कौन सी पार्टी होगी जिसके ध्वज तले मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दांव चला है। मायावती ने आज ट्वीट करके साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में किसी भी दागी को, किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देगी। ट्वीट में साफ तौर से लिखा कि मऊ सीट से मुख्तार अंसारी को पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी और वहां पर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उन्हें बीएसपी अपना कैंडिडेट बनाएगी। दरअसल इस ट्वीट के जरिए मायावती ने जहां एक तरफ साफ तौर से ये संदेश दूसरे सियासी दलों को दिया है कि उनकी पार्टी किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में क्लीन पॉलिटिक्स की ओर जा रही है, तो वहीं ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी को हाल ही में मुख्तार के बड़े भाई ने ज्वाइन किया है। क्योंकि मौजूदा हालात को देख 2 पार्टियों की मुख्तार पर दावेदारी नजर आ रही है। मुख्तार के भाई सिबगतुल्ला पहले ही अखिलेश यादव का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में मुख्तार भी क्या अखिलेश को अपना मालिक कबूल करेंगे, क्योंकि मालिकाना हक की लिस्ट में दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है, जिसको लेकर मायावती के भीम और ओवैसी के मीम जैसे स्लोगन अभी से ही बाजार में तैरने लगे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 2022 के चुनाव में दागी और बाहुबली उम्मीदवार क्या इतने गैर जरूरी हो गए हैं कि बसपा जैसे दलों को उनसे किनारा करना पड़ रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में कोई भी ऐसा दल नहीं जिसके पास दागी अपराधी छवि के नेता ना हो। सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर नसीहत दे चुका है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की दी उस नसीहत का असर ही है या वाकई मायावती शुद्धिकरण के रास्ते पर चल निकली हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मुख्तार जैसे बाहुबली के पास मालिकों की कमी न 1996 में थी, न 2009 में और न 2017 में, और अब ना 2021 में होगी। क्योंकि माया ने भले ही मुख्तार से किनारा कर लिया हो, लेकिन मुख्तार के पास ऑफर की कमी नहीं है। अब ये मुख्तार को चुनना है कि वो अपना मालिक किससे चुनते हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुख्तार पर मालिकाना हक किसका होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दागियों के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दरिया बन गई है। मतलब जितने भी दागी हैं सबका दिल से स्वागत है। पहले माफिया अतीक अहमद और अब मुख्तार अंसारी, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने मुख्तार को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है और कहा है कि मुख्तार आए तो जहां चाहे वहां से चुनाव लड़ जाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्तार यूपी में सांप्रदायिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये रिपोर्ट।
दागियों का दरिया बना AIMIM। अतीक के बाद मुख्तार पर नजर। क्या बाहुबली से पूरी होगी जीत की कसर? शोषित वंचित का नाम, सांप्रदायिक राजनीति काम। तो क्या माफिया, बाहुबली और आपराधिक छवि वाले नेताओं के दम पर यूपी में चुनाव जीतेंगे असदुद्दीन ओवैसी? क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी और उनकी पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली माफियाओं पर डोरे डाल रही है, उससे साफ है कि ओवैसी दागियों के लिए सबसे बड़ा दरिया बनकर आए हैं। उनका ध्यान शोषित वंचित के कल्याण पर कम, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स पर ज्यादा नजर आता है। ओवैसी की पार्टी AIMIM वैसे तो अपने नेता के बयानों की वजह से चर्चा में रहती है, लेकिन इस समय ये पार्टी दागियों को जगह देने की वजह से सुर्खियों में है। कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी की पार्टी इस समय दागियों के लिए दरिया बन चुकी है। पहले अतीक की पत्नी को पार्टी में जगह दी गई और अब पार्टी मुख्तार पर डोरे डालने में लगी है। इतना ही नहीं, पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि अगर सपा सांसद आजम खान भी उनके पास आना चाहते हैं तो पार्टी के दरवाजे खुले हैं। 7 सितंबर को ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को सदस्यता दिलाते वक्त कहा था कि नाम से कोई अपराधी नहीं होता। अब यही बात AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर कह दी है। जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई मुख्तार है, अगर कोई शहाब है, अगर कोई अतीक है, तो फिर वो क्रिमिनल है। ये कौन सी आपकी दोगली पॉलिसी है भाई? आप एक चश्मे से देखिए ना, 2 चश्मे से क्यों आप देख रहे हैं? जिस दिन मुख्तार अंसारी को सजा हो जाएगी उस दिन हम ये बात नहीं कहेंगे जो आज कह रहे हैं। चलो मान लिया नाम से कोई अपराधी या दोषी नहीं होता, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओवैसी और उनकी पार्टी की नजर ऐसे ही नेता या बाहुबली या माफिया पर ही क्यों है? क्या उन्हें साफ छवि और सही विचारों वाला शोषित वंचित नजर नहीं आता? आखिर क्यों ओवैसी की बात अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से शुरू और आजम खान जैसे नेताओं पर खत्म हो जाती है? क्योंकि जितने भी दिन ओवैसी यूपी में रहे, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा ही दिया। ये जो मुकदमा लिखा गया है ये बिल्कुल झूठ है। अगर ओवैसी साहब ने कुछ गलत बोला होता तो मुझे लगता है कि मुकदमा लिखने से पहले आपने खुद चलाया होता उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है, क्या ये सच नहीं है कि जिस मस्जिद को लेकर के उन्होंने बोला है, हाई कोर्ट ने पुलिस वालों को जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नहीं कहा है? जानकारों की माने तो ओवैसी की नजर 19% मुस्लिमों के साथ साथ ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों पर है जिनका अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ओवैसी के इस फॉर्मूले पर एकदम फिट बैठते हैं। वहीं ओवैसी 11% यादव और 19% मुस्लिम बयान देकर जहां सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़यादत है। देखिए 19% या 20% मुसलमान हैं और मुसलमान अपना अच्छा बुरा जानता है। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े तजर्बे हुए हैं। सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं से अगर राजनीति की जाती है तो वोट पोलराइज होता है, और जाहिर सी बात है मुसलमान तो माइनॉरिटी में है, मुसलमान कमज़ोर कौम हैगी। क्योंकि एक बात साफ कि ओवैसी की पार्टी जहां दागियों के लिए दरिया बनी है, वहीं समाजवादी पार्टी जैसे दलों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। जो अपना खेल बनाए या ना बनाए, इनका जरूर बिगाड़ देगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।
बात प्रियंका गांधी के मिशन इम्पॉसिबल की, जिसे पॉसिबल बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका ने कांग्रेस को जिताने के लिए प्रतिज्ञा ली है और सूबे में 12,000 किलोमीटर की यात्रा करने का ऐलान किया। लेकिन प्रियंका के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा है, क्योंकि जहां पार्टी के अंदर मची खेमेबाजी को खत्म करना है, वहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है और सबसे बड़ा काम हर सीट पर मजबूत दावेदार भी ढूंढना है। प्रियंका ने ली यूपी जिताने की प्रतिज्ञा। कांग्रेस करेगी 12,000 किलोमीटर की यात्रा। मिशन इम्पॉसिबल होगा पॉसिबल, प्रियंका ने लगाया बाहुबल। यूपी में 3 दशक का सूखा खत्म करने लखनऊ दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वड्रा पूरी ताकत के साथ पार्टी को एकजुट करने में जुट गई हैं। प्रियंका ने यूपी में माहौल जमाने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा ली है और 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस का यह ऐलान उन तमाम राजनीतिक दलों को जवाब है जो यात्राओं के जरिए जनता को रिझाने में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस इस यात्रा के जरिए यूपी के सभी कस्बों और बड़े गांवों से होकर जनता के बीच अपना खोया हुआ विश्वास दोबारा पाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्रतिज्ञा से कांग्रेस का बीता हुआ समय फिर से वापस आ पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक चुनौती जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की भी है। अब आखिरी 3 महीना 4 महीना रह गया तो अपने नेता को लेकर आए हैं। सभी पार्टी सक्रिय हो गए। आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में कोई जान फूकने वाला है नहीं। कांग्रेस से बहुत सारे लोग छोड़ के दूसरे अन्य पार्टी में जा ही रहे हैं। तो अब लेट लतीफ़ आने के बाद भी अगर प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं और अपने बाकी बचे कुछ लोगों को संभाल रहे हैं तो अच्छी बात है। वो अपना तैयारी करें और अपने संगठन बनाए और संगठन को आगे करके अपना। भाजपा भले ही प्रियंका पर चुटकी ले, लेकिन एक बात साफ, प्रियंका के सामने चुनौतियों का अंबार लगा है, क्योंकि जहां प्रियंका को पार्टी के अंदर मची खेमेबाजी को खत्म करना है, वहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है और सबसे बड़ा काम हर सीट पर मजबूत दावेदार ढूंढना है, क्योंकि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व चुनाव में नंबर 2 पर रहने वाले उम्मीदवारों को मिलाकर भी उम्मीदवारों की लिस्ट 40 के पार नहीं पहुंच पा रही, तो 403 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार भला कहां से आएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस मिशन में जुटी हैं उसे अगर हम मिशन इम्पॉसिबल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीते 32 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने जहां ये चुनौती है कि कैसे संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, तो वहीं कैसे मजबूत उम्मीदवार का चयन उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर किया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं एक सवाल गठबंधन का भी है, जिस पर कांग्रेस भले ही अभी पत्ते ना खोले, लेकिन अगर भाजपा को चुनौती देनी है और अपनी ताकत दिखानी है तो अभी से समझदारी दिखानी होगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात करते हैं गड्ढा भरो गद्दी जीतो की, क्योंकि यूपी में सड़कों पर गड्ढों का अंबार है। देखने से समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। और ये सड़क हादसों में नंबर 1 यूपी का हाल है, जहां पर हर घंटे एक मौत सड़क हादसे में हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी गड्ढे हैं कि जस के तस बने हैं। और अब हमने लिख दिया है, गड्ढा भरो गद्दी जीतो। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये यूपी महानगरों की कहानी है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा टैक्स देने का दावा करने वाले गाजियाबाद की निशानी है, जहां ना जाने कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं, लेकिन नहीं बदली तो इन सड़कों की सूरत, जो कल भी गड्ढों में थी, आज भी गड्ढों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर सड़कों में हैं। क्या कहते हैं यहाँ के इंडस्ट्री के लोग, इनसे बात करते हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर सड़कों की बात की जाए तो कब से यहाँ पर सड़कें नहीं बनाई गई? ये सड़क लगभग 1.5 से 2 वर्ष से ऐसे ही टूटी हुई है। कई बार उद्योग बंधु की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन इस रोड पर गड्ढे और अतिक्रमण की भरमार है। हैवी से लेकर लाइट व्हीकल्स का आना जाना रहता है, हमारे उद्यमी साथियों का आना जाता रहता है, परंतु विगत कई समय से ये गड्ढे गहरे पे गहरे होते जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। गाजियाबाद व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बताते हैं कि वो सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की शिकायत हजारों बार कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को सिर्फ टैक्स से मतलब है। शिकायत के नाम पर नींद आने लगती है।
अब गाजियाबाद से सटे यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा की पीड़ा भी सुन लीजिए। यहाँ भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। सड़कों पर पानी है, गड्ढों में विनाश की कहानी है, निशानी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि नींद से जागने को तैयार नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर नोएडा की बात करें तो यहां भी सड़कें बदहाल हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। लोग यहां से गुजर रहे हैं, कई हादसे भी यहां पर हो चुके हैं और लगातार सड़क टूटने की वजह से जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में यूपी पहले नंबर पर है। यहां हर 3 घंटे में सड़क पर करीब 3 लोगों की मौत हो जाती है, यानी हर घंटे में 1। और उन हादसों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं ये गड्ढे, क्योंकि यहां कब कौन इन गड्ढों की चपेट में आ जाए और कब किसका आखिरी सफर बन जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी को इन गड्ढों से निजात कब मिलेगी, क्योंकि इनको लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ वादे भी इन गड्ढों में समा जाते हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और नोएडा से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब बात करते हैं कानपुर मेट्रो पर मंडरा रहे संकट की। यूपी में तेजी के साथ मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है और जिन शहरों में बिछाया जा रहा है उनमें कानपुर भी शामिल है। या यूं कहें कि कानपुर में मेट्रो का काम आखिरी चरण में है, लेकिन अब मेट्रो का ये काम अधर में लटक सकता है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर मेट्रो पर महासंकट। लटक सकता है कानपुर मेट्रो का ट्रायल। मेट्रो में सफर करना कानपुर वालों के लिए सपने से कम नहीं है और इसी सपने को पूरा करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। सूबे की सरकार कानपुर मेट्रो को तय समय में शुरू कर विकास के नए मापदंड गढ़ना चाहती है। 19 नवंबर को कानपुर मेट्रो का ट्रायल होना है, लेकिन कानपुर में मेट्रो का पहिया चलने से पहले ही जाम होता नजर आ रहा। यूपी मेट्रो और कानपुर मेडिकल कॉलेज के बीच मची कलह के चलते कानपुर मेट्रो पर महासंकट मंडराता दिख रहा है। देखिए, एक्चुअली हमने मेट्रो का काम नहीं रुकवाया था। एक्चुअली मेट्रो जो हमारे बाउंड्री वाल का निर्माण कर रही थी वो काम मैंने रुकवाया था, क्योंकि एक तो जो शर्तों के अधीन, कल मैंने पूरा इनका नक्शा वगैरह देखा, आज हम इसका इंस्पेक्शन करवाने जा रहे हैं। वहाँ के ठेकेदार को, इंजीनियर को भी बुला दिया हमने और हमारे इंजीनियर, मैंने मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी जो शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की माने तो यूपी मेट्रो के अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ जो अधिग्रहण के बदले किया गया था। हमारे कॉलेज की जमीन है वो बाहर छोड़ दी जा रही मेट्रो के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, मेट्रो के ठेकेदार द्वारा। मेरे ख्याल से शायद ये मेट्रो के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। उनका ठेकेदार पैसा बचाने के लिए या किस चक्कर में हमारी जमीन बाहर में दान में दे रहा है। वहीं इन सब के बीच एक मामला जलकल कॉलोनी के अवैध मकानों की तोड़फोड़ का भी है, जिसको लेकर महापौर प्रमिला पांडे भी मेट्रो पर हमलावर है। देखिए, ये हमारा जो मेट्रो वाले हैं यहाँ, वो बिल्कुल मनमानी करते जा रहे हैं। यहाँ पर जिनकी झोपड़ी थी उनको बेगर किसी से पूछे, बेगर नगर निगम जल संस्थान के लोग रहते थे, लेकिन उनसे मतलब नहीं है। आप ये देखिए, पूरी सड़क पर जिनकी झोपड़ी थी उनको पक्का बना के दे रहे हैं। हालांकि यूपी एमआरसी ने नगर निगम और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के इन दावों का खंडन किया है और 106 करोड़ के दावे को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मेट्रो, मेडिकल कॉलेज और नगर निगम का ये विवाद जल्द खत्म नहीं हुआ तो कानपुर मेट्रो वक्त पर कैसे रफ्तार पकड़ेगी और कैसे यूपी में मेट्रो का जाल फैलेगा। कानपुर वासियों को मेट्रो के दौड़ने का इंतजार है। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की तारीख तय हो चुकी है और 19 नवंबर को कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। उससे पहले जो कानपुर मेट्रो की कार्यशैली है उस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। कानपुर मेट्रो की कार्यशैली पर
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्रिंसिपल ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि जो मेडिकल कॉलेज की ज़मीन ली गई थी, जो पेड़ काटे गए थे, उसके तहत जो वादा यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया था वो पूरा नहीं किया है। उनकी ज़मीन को ले लिया गया, मुआवजा जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने और नगर निगम की मेयर प्रमिला पांडे मेट्रो की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। उससे क्या 19 नवंबर को प्रस्तावित मेट्रो का ट्रायल रन हो पाएगा या टल जाएगा? कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।